सिर्फ किसी रनिंग प्रोग्राम के अंदर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पॉज लाना किसी स्पेसिफिक कमांड के लिए कह सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, ठीक है, और चलने का मतलब क्या है कि आपकी प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, और प्रोग्राम मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई जंप भी इंस्ट्रक्शंस हो, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं और ये सारा का सारा हो सकता है कि एक लेट्स से एक इन्फिनिट लूप के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये प्रोग्राम आपका चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब होता क्या है कि sometimes you want your program to stop working, लेकिन खाली स्टॉप नहीं करना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने किस जगह पे स्टॉप किया है, लेकिन वो स्टॉप आप क्यों करना चाहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम इवेंट। तो वो इवेंट्स जो है वो किस किस्म के होते हैं, मैं इसको स्लाइड्स में आगे लेके जाता हूँ, ठीक। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इवेंट, ठीक। इवेंट क्या होता है अंग्रेजी में, अ थिंग दैट हैपेंस और टेक्स प्लेस स्पेशली वन ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकते हैं इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, सब समझते हैं ना इवेंट क्या है। हमजा की शादी हो गई, ये एक इवेंट है, कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना। कोई बता सकता है इवेंट से हमारी क्या मुराद है। यार आप लोग सारे खामोश क्यों बैठे रहते हैं, मुझे लग रहा है कि अब मुझे नाम ले लेके फातिमा कोई आइडिया। कोई स्पेशल ओकेजन जो होता है वो इवेंट में, हाँ स्पेशल ओकेजन है, ठीक है, लेकिन अब इसमें ये है कि स्पेशली वन ऑफ इम्पोर्टेंस, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टाइप्स ऑफ इवेंट जो कि इंपॉर्टेंट है टू द कंट्रोलर, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं किसी के जहन में। कुछ इंटरनल इवेंट हो सकते हैं। इंटरनल इवेंट इस तरह का हो सकता है कि टाइमर ने कुछ किया, काउंटर पूरा हो गया, ई प्रोम में राइट जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक्सटर्नल इवेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, पिन की वैल्यू चेंज हो गई, एडीसी की वैल्यू, यूआर्ट पे कुछ हुआ इन सीरियल कम्युनिकेशन जो है एसपीआई आईस, ठीक है। आप इसकी एक सिंपल सी मिसाल ले लें। अगर आपको याद है आपका कुक होता था जो हमारा, या कोई भी आपके घर में नौकर है लगता, और आप उसे बैठा के गए, ठीक है, और आप उसे कहते हैं कि जब घंटी बजे तो दरवाजा देखना कौन आया, जब फोन बजे तो फोन उठा के मैसेज ले लेना कि किसका फोन है, ठीक है। तो ये जो आपका नौकर है, इसके लिए कितने किस्म के इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई बोलेगा। सर यही जिनके बारे में उससे गाइड किया गया। एग्जैक्टली ये दो इवेंट्स। अब इज इट पॉसिबल दैट ही विल फेस अदर इवेंट्स, यस, मे बी वो बैठा हुआ है, इग्नोर कर देगा ना, मैं तो एग्जैक्टली इग्नोर करेगा, वो इग्नोर करेगा, बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। तो वो यानी कि हमारे लिए हमारे हिसाब से वो इररिलेवेंट इवेंट्स है, यानी कि अगर वो बैठा हुआ है और साथ वाले घर में धमाका होता है तो वो हमारे नौकर के लिए इररिलेवेंट इवेंट। अगर लाइट चली जाती है फॉर सम रीजन तो वी कैन से टू अ पॉइंट के इट्स एन इररिलेवेंट इवेंट। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाता है, आपके घर में तोते हैं और वो तोते चीखे मारना शुरू कर देते हैं, मैं एम जस्ट बीइंग टोटली रैंडम राइट नाउ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवेंट हैज टू बी रिलेटिव एंड इट हैज टू बी रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह से जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी इर्द गिर्द भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो पर्टिकुलर इवेंट्स में इंटरेस्टेड है, और वो इंटरनल इवेंट्स भी हैं और एक्सटर्नल इवेंट्स भी हैं। अब इमेजिन करें कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते थे, एक सॉरी इस तरह का एक हमारा सिस्टम है और हमने यहाँ पे उसके साथ एक बटन कनेक्ट किया हुआ है, तो हमने बेसिकली एक लूप लगाया होता है और हम चेक कर रहे होते हैं कि यार ये बटन प्रेस हुआ कि नहीं, ऐसे ही। यानी हम इंतजार करते रहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इस जगह रुका हुआ होता है और वो कोई और काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम आपके अंदर स्टक है, we don't want that kind of situation to happen. Rather, we want our program to do whatever it's doing
लेकिन जब बटन प्रेस हो, जब ये वाला इवेंट हो, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये इवेंट क्या है, प्रेस ऑफ अ बटन, ठीक है, उस वक्त मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जो कुछ भी कर रहा है, तो इफ दिस इज माय प्रोग्राम एंड लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट वेयर द बटन इज प्रेस्ड इन टाइम, तो आई वांट टू सबसे पहले सेव द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड आई शुड बी अवेयर कि जो ये इवेंट है ये बड़ा पर्टिकुलर इवेंट है, व्हिच इज व्हाट, कि लेट्स से कि PD5 को एक हाई मिला है, तो मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आई वांट टू डू समथिंग पर्टिकुलर, तो व्हाट आई डू इज आई जंप टू ए पॉइंट इन माय कोड जहां पे मैं ये काम करूंगा जो कि मैंने बटन प्रेस होने की सूरत में करना है, और जब वो बटन प्रेस हो जाएगा तो फिर मैंने क्या करना है, वापस इधर आ जाना है। तो typically we want embedded systems to be able to respond to events. We don't want to wait for a, अगर फर्ज करें कि मैंने एक सिस्टम बनाया है और उसमें 4 बटन लगे हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि पहला अगर ये वाला बटन प्रेस हो तो ये करो, अगर ये बटन प्रेस हो तो दूसरा काम करो, तीसरे बटन के केस में तीसरा, चौथे के केस में चौथा, तो आई डोंट वांट टू पोलिंग जो है मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। पोलिंग का मतलब ये है कि जी मैं बार बार बटन में मैं PD5 को चेक कर रहा हूँ, फिर मैं PD6 को चेक कर रहा हूँ, फिर मैं PD7 को चेक कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब PD5 के बटन प्रेस हो तो ऑटोमेटिकली जो काम करना है करूँ, PD7 प्रेस हो तो ऑटोमेटिकली वो काम हो, ठीक है। तो आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो दीज इवेंट्स में भी इंटरनल और एक्सटर्नल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग ऑलरेडी ये भी देख चुके हैं, वी कैन ईदर एक्सप्लिसिटली वेट फॉर एन इवेंट टू हैपन, दिस इज नोन एज पूलिंग, सॉरी मैंने पोलिंग है, not pooling, and we can use a system to respond to an event anytime this happens. This can be done by using interrupts, ठीक। एक और सवाल है कि how can a single core processor be aware of several devices and be responsive to several type of events? जैसे मैंने अभी आपको बात की कि several kind of events हो सकते हैं ना, वहां अगर मैं खाली इसको देखूं तो इनकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिन्स, इंटरनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है, जो हमारा हार्डवेयर है, जब वो इवेंट हो उस इवेंट के अगेंस्ट काम करे, तो upon receiving an interrupt signal the processor stops what it is doing and does something else, ठीक है। An interrupt is associated with an event that interrupts the normal flow of the program, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारा, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं PP माइक्रो कंट्रोलर, या मैं बात करूं 80 मेगा 328P, ठीक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स जिनको ये समझता है, ठीक। तो लेट्स से कि PD5 की वैल्यू चेंज होती है, ये एक इवेंट है और इसके साथ एसोसिएटेड है एक इंटरप्ट। लेट्स से कि मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल आ रहा है जो मेरे ADC के अंदर जा रहा है, ये एक अलग किस्म का इवेंट है एसोसिएटेड विद दिस, सॉरी ये इसका एक अलग इंटरप्ट होगा एसोसिएटेड विद दिस इवेंट। इसी तरह जो मेरा EEPROM जो है, आपको पता है कि वो बहुत स्लो है और राइट करने में काफी टाइम लेता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट। तो जब इसकी राइट कंप्लीट होती है, आपको याद होगा हम क्या कर रहे होते थे कि हम EEPE हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा था, चेक कर रहा होता था इस चीज को कि यार इज दिस इक्वल टू 0 और नॉट, हम लोग बस यहाँ पे स्टक रहते थे। उसकी अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं कि EEPROM जो है, EEPROM जो है उसके साथ हम इंटरप्ट, उसका कोरिस्पॉन्डिंग इंटरप्ट इस्तेमाल करें, और उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग इंटरप्ट है वो ये करेगा ये कि जब राइट कंप्लीट हो जाएगी तो वो इंटरप्ट ट्रिगर करेगा और उसका अपना पर्टिकुलर इंटरप्ट होगा, ठीक। समझ आ रही है आपको?
अभी हम आगे देखेंगे तो एग्जांपल्स आपको समझ आएगी, ठीक है, तो जस्ट बेयर विद। ठीक है, अच्छा अब खाली इंटरप्ट करना हमारे लिए काफी नहीं है, वी डोंट जस्ट वांट टू इंटरप्ट, हम खाली इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं, वी वांट सर एक क्वेश्चन, एक सेकंड, रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। ठीक है, तो हम खाली ये नहीं चाहते कि बटन प्रेस हुआ है तो मेरा प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाए, खाली इंटरप्ट में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं उस इंटरप्ट पे रिस्पॉन्ड भी कर सकूं। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं, जब बटन प्रेस हो तो मैं कोई काम करूं। ठीक है, तो एवरी interrupt is associated with a piece of program that needs to be executed called the interrupt service routine। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये कि वो इंटरप्ट हमने इनेबल किया हो, सेकेंड चीज ये कि उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो हमारे पास मौजूद हो, जो कि उस इवेंट के होने पे करेगी। अब सवाल पूछिए। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था उसी एग्जांपल से, माइक्रोवेव एग्जांपल के रिगार्डिंग, जिस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन सिर्फ मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ कि जिस तरह रनिंग हमारा माइक्रोवेव होता है, रनिंग माइक्रोवेव का हम दरवाजा खोलते हैं तो वो सडनली माइक्रोवेव के तमाम एक्शंस रोक देता है। जी तो ये इंटरप्ट उसी चीज से हम रिलेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, या उस कॉन्सेप्ट को फॉर कि श्योर जैसे द मोमेंट हम लोग उसका दरवाजा खोल। हाँ जी, तो वो क्या करता है, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी स्टेट को फ्रीज कर देता है, टर्न टेबल को रोक देता है, माइक्रोवेव की मशीन को रोक देता है, टाइमर को भी रोक देता है, लेकिन डिस्प्ले को बंद नहीं करता। तो ये एक इंटरप्ट है बिल्कुल। इसी तरह से एक और भी इंटरप्ट हो सकता है, वो ये है कि आप जो है वो माइक्रोवेव जो है चल रहा है, ठीक है, और कई माइक्रोवेव इस चीज की इजाजत देते हैं कि फर्ज करें आपने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव चलाया, वो माइक्रोवेव जो है वो 30 सेकंड चल चुका है, आपका अचानक ख्याल आता है कि मैं 1 मिनट का इजाफा और कर दूं। बात समझ रहे मेरी? तो माइक्रोवेव चल रहा है, आप क्या करते हैं कि वो टाइम बढ़ा देते हैं चलते हुए उसके, तो वो जो आपका बटन दबाना है वो इवेंट है, और उस इवेंट के सूरत में 2 काम करेगा, एक तो वो अपनी रनिंग को इंटरप्ट करेगा और उसके बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है फिर जाके काम करेगी। ठीक है, तो आई होप के दैट्स क्लियर। उसके बाद ये देख लें कि अच्छा, तो हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है the part of the memory used to hold the addresses of all ISRs। अच्छा, ये हम अभी देख लेते हैं, इस ISR को भी हम देखते हैं, IVT को। ठीक, अब इस एग्जांपल को देखें। बल्कि मैंने, अगर आपको याद हो कि एक दफा जब मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम मेमोरी होती है वो, मैंने कहा था कि 3 उसमें लॉजिकल डिवाइड्स हैं। एक तो आपका जहाँ पे प्रोग्राम है, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ है विच इज कॉल्ड अ बूट लोडर, और यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं IVT या इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या करता है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल बेसिकली क्या करता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, सो फिक्स्ड नंबर ऑफ इवेंट्स, तो हर इवेंट के लिए मेरा जो IVT है उसके अंदर एक रो मौजूद है। ठीक, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैंने क्या करना है कि जब भी वो फर्ज करें इवेंट, लेट्स से कि इवेंट 3 होगा, अगर इवेंट 3 होता है तो नंबर 1 प्रोग्राम जो है वो इंटरप्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, नंबर 2 जंप करेगा टू E3, यहाँ जंप करके आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करना है, इसको भेजना है टू दी ISR, यानी कि जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ वहां मैंने इसको भेजना है। तो मैं से यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा कि भाई अब ये वाला इवेंट हुआ है
अब जंप करके इधर चले जाओ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे शेयर भी करा दूंगा आज ही। ये समाज इमेजिन करें कि ये आपका मेन प्रोग्राम है। जी जी, जो E3 है फिर ये इवेंट्स ये IBT में जंप करके चला जाएगा फिर? हाँ जी, IBT में जाएगा। ये मैंने E3 E4 E1 मैंने लिखा था इवेंट्स के हिसाब से, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी मैं आपको दिखा दूंगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लें। लेकिन ये आपको बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर एक इवेंट है ना, लेट्स से मैं बताता हूँ, PD3 की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। PD3 वैल्यू चेंज यानी कि 1 से 0 हुआ है या 0 से 1 हुआ है, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन होगी IBT के अंदर, ठीक है। और वो पर्टिकुलर लोकेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे ये पता है कि जब भी PD3 की वैल्यू चेंज होगी और अगर मैंने इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है तो वो हमेशा हमेशा इधर आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? नो सर। सर ये प्लीज एक दफा रिपीट कर दें, प्लीज एक दफा रिपीट। अभी ये देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये मेरी मेन मेमोरी में स्टैक है। ये कंपोनेंट्स देखें पहले एक बार, ठीक। ये मेरी प्रोग्राम मेमोरी है, ये मेरी इंटरप्ट वेक्टर टेबल है, और ये इवेंट्स है। मैंने ये कहा था कि मेरे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एवरी इवेंट हैज फिक्स्ड यूनिक लोकेशन ऑन IBT, ठीक है। मैंने ये बात की। तो ये जो पर्टिकुलर खाना है, मिसाल के तौर पर अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये एसोसिएटेड होगा विद वन काइंड ऑफ इवेंट ओनली। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और इवेंट और मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। तो इवेंट जो है उसके साथ एसोसिएटेड है एंट्रीज इन द IBT। अभी हम इसको करेंगे तो आपको समझ जाएगा। लेट्स से कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अब आपको पता है कि अगर आपका प्रोग्राम चल रहा होता है तो आपका जो PC है वो अगले लोकेशन पे पॉइंट कर रहा होता है, ठीक। इमेजिन करें कि कोई इवेंट होता है जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा इंटरप्ट एक्टिवेट हो गया। अब मेरा प्रोग्राम जो है, अब मेरा प्रोग्राम किस जगह पे था, ये लाइन थी मेरे कोड की जो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो उस वक्त वो इवेंट हो गया। अगला इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, जो कि PC में पड़ी है। PC इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो मेरा PC है, यानी कि जो मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसका एड्रेस जो है वो स्टैक के अंदर आ जाएगा। दूसरा काम ये होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो जंप करके इधर आ जाएगा। और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन एग्जैक्टली एक इवेंट के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इमेजिन करें कि वो इवेंट ये है कि PD3 पे वैल्यू जो है वो 0 से 1 ट्रांजेक्शन कर रही है, ये इवेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने कोड लिखना है जो मुझे बताएगा कि मैंने इस इवेंट पे करना क्या है। मैं खाली ये नहीं चाहता कि बटन प्रेस हो तो मेरा प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब बटन प्रेस हो तो LED जलनी चाहिए, लेट्स से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा टू दी ISR, ठीक है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि जंप ISR 3, ठीक है। तो ISR क्या है, ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर है, ये पीस ऑफ कोड है जो प्रोग्रामर ने लिखा है, ठीक, रिटन बाय यू एज अ प्रोग्रामर। और आपने ये लिखा है कि जब बटन प्रेस हो तो ये काम करो। उसके बाद RETI, अब ये RETI हमने पहले नहीं देखा हुआ, ठीक। हम RET देख चुके हैं लेकिन RETI नहीं देखा हुआ। RET और RET याद है वो क्या करता था जब फंक्शन कॉल होता था? रिटर्न। जी, रिटर्न।
अब गौर करें कि RET जो था वो क्या करता था कि वो रिटर्न करता था जहां से कॉल हुआ है। RET जो है, अगर देखें यहां से मैं इसको कॉल कर रहा हूं और ये मैं कोड लिखता हूँ और यहाँ पे RET आएगा, तो ये जंप करके कहाँ जाएगा? इधर आएगा ना वापस। देखिए जब भी आप कोई फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर आप RET करते हैं तो वो वापस कहाँ आता है? इधर आता है ना वापस, जहां से कॉल किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, RETI के केस में ये यहाँ पे नहीं आएगा। रादर कि जब RETI प्रेस होगा, ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, जब RETI पे पहुंचा तो फिर ये जंप करेगा स्टैक पे, स्टैक से देखेगा पीसी की वैल्यू क्या है, और फिर वो जंप करके आपका कोड जो है वो इधर आ जाएगा जहां से वो इंटरप्ट हुआ था। यानी कि अगर वो इस पॉइंट पे इंटरप्ट हुआ था, लेट्स से 0x51 पे इंटरप्ट हुआ था, तो ये 0x52 पे आ जाएगा। यानी आपका प्रोग्राम चल रहा था, इंटरप्ट हुआ, बटन प्रेस होने पे उसने वो काम किया जो उसने करना था, और वो जंप लगा के वापस इधर आ गया। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो वो स्टैक पे जाके नेक्स्ट एड्रेस जो आपने पहले बताया था उसको वापस वहां से उसको पॉप कर देता है, फिर मेन मेमोरी में आ जाता है दोबारा। हाँ जी, वो उसको पॉप करके, लेकिन वो पॉप उसको जनरल पर्पस रजिस्टर में पॉप नहीं कर रहा, बिल्कुल पॉप कर रहा है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन वो पॉप करके क्या कर रहा है कि जो पीसी है ना, प्रोग्राम काउंटर, उसको अपडेट कर देता है। मतलब बेसिकली ये जो पीसी हमने स्टोर किया हुआ है ना स्टैक के अंदर, ये इस चीज का रिकॉर्ड रख रहा है, ये इस चीज का हिसाब रख रहा है कि इंटरप्ट कहाँ पे हुआ था। तो जब इंटरप्ट होगा तो हम ISR में, IVT में जाएंगे, IVT में जाएंगे। ठीक है, मैं इसको बार बार IVT रिपीट इसलिए कहूँ ताकि आपको याद रहे। IVT में आएंगे, IVT से हम जंप करेंगे टू दी ISR। ISR क्या है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ उस इवेंट की सूरत में, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि लेट्स से कि ये डायरी है, ठीक है, आपका जो नौकर है उसको मैंने ये कहा हुआ है, उसको मैंने एक डायरी दी हुई है, ठीक है, ये आपका नौकर है, ये मेरा नौकर है लेट्स से, ठीक है। लेट्स से कि मैंने उसको एक डायरी दी हुई है और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि अगर घंटी बजे तो 1, अगर फोन की घंटी बजे तो ये करो, अगर कोई और इवेंट हो तो ये करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि फर्ज करें कि वो घर की सफाई कर रहा है, नौकर क्या कर रहा है, घर की सफाई कर रहा है। पहले उसने ड्राइंग रूम की सफाई की, फिर डस्टिंग की, फिर किचन की सफाई कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या होता है, घंटी बजती है घर की, ठीक है, डोरबेल। डोरबेल क्या चीज है मेरी, इवेंट है। इसको पता है कि डोरबेल, वो हाँ डोरबेल को उसको पता है कि जी अगर हो तो मैंने जाके 1 को देखना है। 1 पे लिखा होगा कि दरवाजा नहीं खोलना, बाहर से पूछो, अंदर से पूछो कि कौन है, अगर कोई पार्सल आया TCS से वो ले लो। ये लिखा हुआ है सब चीजें, ये सारी कहानियां लिखी हुई 1 के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि इंडेक्स टाइप है, तो एक्चुअली ये जो IVT है और ये कहता है गो टू पेज 5, ठीक है, गो टू पेज 5। और पेज 5 में अगर जाएंगे ना तो पेज 5 के अंदर डिटेल दी हुई है कि अगर घंटी बजे तो क्या करना है। तो ये आपका ISR है, ये डायरी आपकी IVT है, ठीक है। ये समझ आ रही बात आपको? ये आपका इवेंट है, और जब वो सारे काम कर लेगा तो उसने क्या करना है कि वापस जहां पे सफाई छोड़ी थी वहां से सफाई शुरू करेगा, ठीक। आई होप कि दैट्स क्लियर। इसमें ये चीज नोट कीजिए कि ये जो 3 ये जो है कंपोनेंट्स जो हमने देखे हैं मेमोरी के, ये सारे के सारे प्रोग्राम मेमोरी में। और एक्चुअली क्या होगा, इसकी शक्ल अमूमन कैसी होती है कि आपकी जो प्रोग्राम मेमोरी है उसमें ये वाला एरिया जो है वो टॉप पे फिक्स्ड होता है IVT के लिए। अब आपकी मर्जी है कि आप अपना कोड जो है वो कहीं भी लिखें
और अगर आपने ISR लिखने हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी इवेंट्स यूजिंग, तो ये आपकी मर्जी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी मैं ISR 1 यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने बस मेक श्योर करना है कि इसके आखिर में RETI हो। आप कहते हैं मैं ISR 3 यहाँ पे रखना चाहता हूँ, आखिर में RETI। जिस तरह आप फंक्शंस लिख सकते हैं, इस तरह से आप ISR किसी जगह भी फेंक सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो IVT है ये आपकी फिक्स्ड है। दिस इज पार्ट ऑफ द ISA ऑफ 80 मेगा 328p, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये IVTs हैं, ये आपका मेन प्रोग्राम है। ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ख्याल पहले एनिमेट कर दी। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही डायग्राम जो मैंने 1 मिनट पहले बनाई है, आप देख लें कि मेरा मेन प्रोग्राम किसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा ISR 1, ISR 2 और उसकी करस्पॉन्डिंग IVTs। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? कोई सवाल अगर है या नहीं है? नो सर, अभी क्लियर है। तो अब चले देखते हैं कि IVTs में कौन कौन से इवेंट्स हैं और कौन कौन सी एंट्रीज है। हमारे पास 26 है तादाद इवेंट्स की। 26 इज द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट वी हैव। इससे क्या मुराद है? इट्स द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट माय 80 मेगा 328p कैन रजिस्टर्ड। आप ये देख लें कि ये जो इवेंट है ये मेरा ख्याल है PD3 PD4 PD3 PD4 मेरे ख्याल में, इसमें पिन चेंज। फिर ये पूरी पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D। ठीक, टाइमर्स अभी हमने पढ़े नहीं, लेकिन जब टाइमर्स पढ़ेंगे तो ये टाइमर इवेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर जब मेरी SPI पे ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक इवेंट है। UART पे मेरा रिसीव कंप्लीट होगा तो एक इवेंट है। एक्सक्यूज मी, ट्रांसमिट कंप्लीट होगा तो ये इवेंट है। ADC आपको पता है, A to D कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अगर मेरी कन्वर्जन कंप्लीट होती है ये इवेंट है। EEPROM रेडी इवेंट पता है कब होगा? जब मैं राइट स्टार्ट कर देता हूँ, यानी कि मैं EEPROM पे राइट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ EEMPE को हाई करता हूँ, और फिर मैं EEPE को हाई करता हूँ, तो क्या होगा कि जो डेटा रजिस्टर में चीज पड़ी होगी वो राइट होना शुरू हो जाएगी। इट विल गोइंग टू टेक अ फ्यू साइकिल्स, मे बी अप टू इवन 40 साइकिल्स। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि आप बैठ के इंतजार करें कि वो कब लिख के फारिग होगा। आप चाहते हैं कि जब ये 40 साइकिल पे जाया कर रहा है तो आप कोई और काम करें आपके, और जब वो राइट कंप्लीट हो जाए तो वो आपके प्रोग्राम को इंटरप्ट करे और बता दे कि यार ये इवेंट कंप्लीट हो चुका है, आगे आपने कुछ चीज करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द इवेंट। आगे हम ये सब चीजों को देखेंगे। ठीक है, ये समझ आ रही है? लेकिन ये फिक्स्ड है, मैंने आपको जो बार बार कही थी ना, दो बातें, फिक्स्ड नंबर ऑफ इवेंट्स, ये देख लें 1 से लेके 26 तक, एंड फिक्स्ड एंट्रीज इन IVT। पर इवेंट। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री है ये सिर्फ और सिर्फ PD3 की है, ये वाली एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ PD4 की है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी वही कहानी है जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो इंटरप्ट होता है वो डिसेबल्ड होता है। क्या होता है? यानी आपका नौकर है और आपने बाय डिफॉल्ट अपने नौकर को ये कहा हुआ है कि तुमने घर की सफाई करनी है और कुछ भी हो जाए तुमने कुछ नहीं करना, तुमने अपनी सफाई नहीं रोकनी। ये बात समझ आ रही? आपका नौकर है और आप उसको कहते हैं कि यार तुमने सफाई करनी है पूरे घर की इस सीक्वेंस में। आप उसको लिख के देते हैं जो आपका प्रोग्राम है, पहले यहाँ पे सफाई करनी है, फिर यहाँ पे सफाई, पे यहाँ सफाई, पे यहाँ सफाई, फिर खाना बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। आप उसको पूरा लिस्ट ऑफ जॉब्स देते हैं और आप उसको कहते हैं कि तुमने किसी भी सूरत पे कोई भी इवेंट हो तुमने अपना काम नहीं रोकना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट बीइंग डिसेबल्ड।
ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट्स को इनेबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनेबलिंग इंटरप्ट है ये 2 स्टेज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनेबलिंग ऑफ इंटरप्ट 2 स्टेज है। और मैं बताता हूँ इसकी मिसाल ये ले लें कि आपका जो नौकर है उसको आप ये कहते हैं कि तुम इवेंट्स के ऊपर इंटरप्ट हो सकते हो, यानी कि कुछ इवेंट्स हैं उन सूरत में तुम काम रोक सकते हो। ठीक है, तो ये 2 स्टेज इसलिए कि पहली बात ये कि आप उसको इजाजत देंगे कि तुम रोक सकते हो। सेकंड इसकी एग्जांपल ये है कि सेकंड स्टेज ये होगी कि आप उसको बताइए कि स्पेसिफिकली कौन से इवेंट है जिनके ऊपर तुमने रिस्पॉन्ड करना है। यानी कि बेसिकली आप ये नहीं चाहते कि वो हर इवेंट पे रुक जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि आपका जो नौकर है he can encounter many events and you want to restrict the events that he responds to। तो आप हर इवेंट पे उसको, you don't want him to stop for every event, you want him to stop for specific events। आप चाहते हैं कि आपका जो नौकर है वो सिर्फ जब घंटी बजे तो अपना काम रोके और देखे कि जी कौन आया बाहर। अगर घर का लैंडलाइन की घंटी बजे तो वो अपना काम रोक के उस कॉल को अटेंड करे, लेकिन अगर उसका अपना मोबाइल फोन बजे तो वो कुछ ना करे। ठीक है, तो आपने जब इवेंट इनेबल करना होता है तो आपने पहले बात करते हैं कि इस कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में आपने, हम कैसे कहते हैं कि ग्लोबली आपने इंटरप्ट्स इनेबल करने हैं और फिर आपने बताना है स्पेसिफिकली कि कौन सा इंटरप्ट इनेबल करना है। इसकी एक और मिसाल मैं दे देता हूँ कि फर्ज करें कि आप मीटिंग में बैठे हुए हैं या कोई शख्स अपनी मीटिंग में बैठा हुआ है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि किसी भी सूरत में तुमने कोई भी कॉल फॉरवर्ड नहीं करनी मीटिंग के अंदर, मैं मीटिंग में हूं, तुमने कोई भी कॉल फॉरवर्ड नहीं करनी। तो दिस वुड बी अ स्टेट ऑफ इंटरप्ट बीइंग डिसेबल्ड। लेकिन अगर वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूं तो तुम मुझे इंटरप्ट कर सकती हो अगर कोई कॉल आए, लेकिन स्पेसिफिक कॉल्स के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक कॉल है, अगर मेरी बीवी की कॉल आती है तो मुझे इंटरप्ट कर दो, अगर मेरी वालदा की कॉल आती है इंटरप्ट कर दो, अगर मेरे बॉस की कॉल आती है तो मुझे इंटरप्ट करो। इन 3 के अलावा तुमने मुझे किसी कॉल पे इंटरप्ट नहीं करना। तो ये आप, दिस वुड बी द सेकंड स्टेज वेयर यू स्पेसिफाई दैट सॉर्ट ऑफ इवेंट दैट यू वांट टू बी इंटरप्टेड बाय। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपने ये काम करना है कि आपने इंटरप्ट जो है वो पहले ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल करना है और उसके बाद आपने स्पेसिफिक इंटरप्ट इनेबल करना है। आप ये नहीं चाहते कि हर इवेंट के ऊपर आपका प्रोग्राम इंटरप्ट होना शुरू, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोस इवेंट्स। तो डू यू रिमेंबर द SREG? या याद है आपको स्टेटस रजिस्टर? इसको हमने देखा भी है, ये अगर आपको याद हो, हम CZN को भी देख चुके हैं, T को भी देख चुके हैं। ये याद है स्टेटस रजिस्टर? आपको याद होगा जब हम स्टेटस रजिस्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये I जो है बाद में देखेंगे। तो ये I जो है इज नॉट अ स्टेटस रजिस्टर, दिस इज नॉट अ स्टेटस रजिस्टर, दिस इज द रजिस्टर यू विल यूज टू इनेबल इंटरप्ट्स ग्लोबली। तो ये स्टेज 1 होगा। ठीक है, तो स्टेज 1 में आपको क्या करना है, सेट बिट इन SREG, 7। आज ही आपने ये कमांड देखी है, ये समझ आ गया क्या हो रहा है? SREG की 8वीं पिन को सेट कर दो, यानी कि इसकी वैल्यू को 1 कर दो। ठीक है, जब मैं ये काम करूंगा तो ये जो है आपका अल्लाह भला करे इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। इसका एक आसान तरीका भी है, वो ये कि आप सिंपली ये काम करना है, SLI की कमांड इस्तेमाल करें। अगर आप SLI की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं, और अगर आप CLI की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आप इंटरप्ट को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ है? तो इंटरप्ट सबसे पहली बात है कि आपका इनेबल होना चाहिए, उसके बाद आपने पर्टिकुलर इंटरप्ट को इनेबल करना है। ठीक है, तो ये D7 of SREG is used to enable and disable interrupts globally, use SLI command to enable and CLI commands to disable। thereafter ये स्टेप 2 है। ठीक है, ये स्टेज 1 है और फिर ये स्टेज 2 है, individual enable flags for each interrupt
जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक, अब ये बात याद रखें, दिस इज अ कमेंट, whenever an interrupt is called या interrupt happens, the AVR automatically disables the global interrupt. इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, इस पॉइंट पे एक इंटरप्ट आता है और आप क्या करते हैं, IVT से जंप करके ISR तक पहुंचते हैं। तो जब ये सारा काम हो रहा होगा तो इस वक्त इस पूरे दौरानिए में आपका जो इंटरप्ट है वो डिसेबल्ड होगा। ठीक, यानी कि अगर आप एक इंटरप्ट को सर्विस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप कोई और इंटरप्ट जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते, लेकिन अब देयर इज अ वर्क अराउंड टू इट। मैं ये बता रहा हूँ कि ये AVR ऑटोमेटिकली ये काम करता है। ठीक है, तो when writing assembly code for your AVR microcontroller using utilizing the interrupt feature, the following must be observed. The global interrupt waited message must be enabled. The stack must be initialized. Stack क्यों initialize करना है? Stack आपको पता है ना क्यों initialize करना है? क्योंकि आपका जो प्रोग्राम काउंटर का कॉन्टेक्स्ट है वो स्टैक में स्टोर होगा। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरप्ट मस्ट बी इनेबल्ड, रेलेवेंट IVT मस्ट पॉइंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ISR। IVT क्या थी आपकी? डायरी है। ठीक है, IVT क्या है? आपकी डायरी है, आपका टेबल है, और इट शुड पॉइंट टू द प्लेस जहां पे आपने वो फंक्शन लिखा हुआ है। The interrupt service routine must end with an RETI instruction। ठीक, तो अच्छा ये देख लें, मैं इसको पीछे जाता हूँ, अगर आप और करें आपको ये चीज नजर आ रही है, ये इसमें जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये एड्रेसेस। ये जो एड्रेसेस हैं ये प्रोग्राम मेमोरी के एड्रेस है। इसका मतलब ये है कि मेरी अगर ये प्रोग्राम मेमोरी है तो इसमें लोकेशन मेरी 0x00 से लेके 0x0032, ये जो लोकेशंस हैं ये मेरी, आई हैव टू मेक श्योर कि आई एम नॉट राइटिंग माय कोड इन दिस एरिया, तो माय कोड शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर। ठीक है, तो अक्सर आप, इट्स अ सेफ प्लेस टू स्टार्ट बाय डिफॉल्ट वुड बी कि आप कहेंगे जी मैं 0x0035 से कर लें या 50 से कर लें, व्हाटएवर 100 से कर लें। आपका जो मेन कोड है ना वो यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, लेकिन इस एरिया में नहीं होना चाहिए। अब याद रखें कि आपको असेंबलर जो है कोई एरर नहीं देगा और ना आपको प्रोग्राम रन टाइम पे कोई एरर देगा। अगर आप अपना मेन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे राइट कर देते हैं इस जगह पे और इवेंट्स जो है वो इनेबल करके रखते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है मैल फंक्शन करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम मैल फंक्शन ना करे तो मेक श्योर करें कि आपका मेन जो है वो इस एड्रेस से नीचे ना हो, इस एड्रेस के ऊपर ऊपर हो। ठीक, समझ आ रही? एक तो ये हो गया। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आ रही या सब समझ आ रही है? मुझे आपकी खामोशी से कुछ समझ नहीं आ रही। सर इजी है, समझ आ रही है। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सर सिर्फ इतना सा बता दें सर, जो ऊपर आपने मेन मेमोरी से ऊपर जो आपने मेमोरी एलोकेशन बताई है वो रजिस्टर मेमोरी है? नहीं नहीं नहीं, वो प्रोग्राम मेमोरी है। तो मैंने कहा ना कि प्रोग्राम वो प्रोग्राम मेमोरी का ही स्पेस है। मैं इसकी आपको मैं एक थोड़ा सा मिसाल देता हूँ। ये प्रोग्राम मेमोरी है ना, ये मेरी प्रोग्राम मेमोरी है। ठीक है, तो 0x0000 से लेके 0x0032 ये मेरा IVT है। ठीक है, तो मैं अपने असेंबली के कोड के अंदर कैसे इंश्योर करूंगा कि मेरा मैं कहीं और हूं? तो मैं असेंबली का कोड दिखाता हूँ। मेरा असेंबली का कोड इस तरह का होगा कि मैं करूंगा .org 0x0032
36 कर लें, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ, लेबल दे देता हूँ मेन का। आपको पता है ये तो असेंबलर डायरेक्टिव है, लेकिन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। और अब मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करता हूँ, तो कहता हूँ जी LDI R16 whatever, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो लोकेशन है ना, ये वाली लोकेशन 0x0036, यहाँ मेरा LDI R16 ये जो कोड है ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। और मेरे असेंबली के अंदर जो है ना, ये लोकेशन, इसका नाम मेन होगा, इस लोकेशन का। ये जो मेन है ये पॉइंट कर रहा है टू दिस लोकेशन, ठीक है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? बट दिस इज हैपनिंग इन द प्रोग्राम में। यस सर, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये भी आप एक चीज नोट करें कि जब भी प्लीज गौर करें, एक प्रोग्राम रन कैसे करता है। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शन, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है ना प्रोग्राम, जब तक कोई जंप ना आ जाए। यस सर। जब भी आप अपना ATmega328P या आर्डुइनो ऑन करेंगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा, लोकेशन 0 पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपने एक और काम भी करना है, आपने करना ये है कि इसको कहना है जंप टू वेयर मेन। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये होनी चाहिए जंप मेन, ये मेन हो या जो भी आपने इसका नाम लिखा हुआ। तो जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इट इज गोइंग टू कम हियर, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ये एग्जीक्यूट करे फिर अगली लाइन पे आ जाए, अगली लाइन पे आ जाए। तो आम हालात में जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आप चाहते हैं कि वो जंप करके इधर आ जाए, और ये बाकी एंट्रीज जो है वो अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हो, ठीक है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कहाँ गया IVT टेबल, ये देखिए ये लोकेशन है रीसेट की। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एंड RET शायद ठीक है, ये हो गया। ये देखें, ये लिखा हुआ भी है .org00 should always be a jump to the main program. The only command at each row of the IVT should be a jump to the ISR. उसकी वजह ये है कि आपके पास एक ही एंट्री है, ठीक है। And RETI should be the last instruction on the ISR. ये एक दफा इसमें भी देखिए, आपको समझ आ गया। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो उसके बाद मैं आपको एक असेंबली का एक सी का प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ, लेकिन सी में देखने तो ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। सी के अंदर बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि ये इंक्लूड करना है, और सी कोड के अंदर SEI के साथ आप इनेबल कर सकते हैं और CLI के साथ डिसेबल कर सकते हैं। ये ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ये बड़ा आसान है। अब गौर करें कि हम लोग एक काम कर रहे हैं विच इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, इन सारे फंक्शंस का नाम क्या है, ISR। लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो बताएगा कि ये जा कहाँ रहा है। मिसाल के तौर पे ADC_VECT, मैं यहाँ पे बिकॉज को ये कर भी देता हूँ, ये देख लें, एक सेकंड में, एक सेकंड में तो आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ तो ठीक है। ठीक, सी में बड़ा आसान है कि आपने क्या करना है कि ISR के नाम का फंक्शन बनाना है, और आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो, ये देखें इसका आर्ग्यूमेंट क्या है,
और इसका आर्ग्यूमेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट नेम है ये हमारे पास आ रहे हैं यहाँ से, उसको देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, एडीसी अंडरस्कोर वेक्ट, तो ये मेरे पास एडीसी आ रहा है यहाँ से, और मेरा है टाइमर 1 अंडरस्कोर ओवीएफ अंडरस्कोर वीईसीटी। तो टाइमर 1 अंडरस्कोर ओवीएफ अंडरस्कोर एवीटी, इसका मतलब ये कि जो ये नाम दिए हुए ना सारे आपको, आपने सिंपली क्या करना है कि उनके साथ अंडरस्कोर वीईसीटी लगा देना है। यानी कि अगर मैं इस इंटरप्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मेरे फंक्शन का नाम ISR ही होगा, और उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होगा कि मैं INT0 अंडरस्कोर VECT, और अब मैं जो भी प्रोग्राम यहाँ लिखूंगा वो इस इवेंट के केस में होगा। अगर मैं इस इवेंट के लिए अलग से कुछ करना चाहता हूँ तो मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम भी ISR होगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टाइमर 2 अंडरस्कोर OVF अंडरस्कोर VECT फंक्शन की बॉडी। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं इस केस में कुछ करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ISR ब्रैकेट में USART अंडरस्कोर RX अंडरस्कोर VECT। तो जब मैं UART के ऊपर कोई चीज रिसीव करूंगा तो मैं जंप करके इधर आ जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे RETI की सी में अगर कोड करो तो RETI की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जल्दी से ये देख लें कि एक कोड, और उसके बाद आज अभी टाइम क्या हो रहा है हमारा, समझ आ रही है क्लास आपको? आ रही है जी, सारी क्लास को जबरदस्त समझ आ रही है, जबरदस्त। एक छोटा सा काम देख लें, हम चाहते हैं कि अली जो है वो हम लिखें। ठीक है, द नेम अली which is stored in the main program starting location 0 to 171 one character at a time. Write a program that picks up the name and stores it in EEPROM. अच्छा ठीक है, और करें कि मेरी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी, बल्कि मैं इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं करता ताकि आपको क्लियर हो। दोबारा सवाल, द नेम अली is stored in the main memory location starting here. ठीक है, well let me just कलर चेंज कर दूंगा। अली जो है स्टोर्ड है मेन मेमोरी में, लोकेशन ये, pick one character time, write a program that picks up the name and stores it in EEPROM at location ये। ठीक, अब ये तो मेरी प्रॉब्लम है, अगर आप अभी फर्ज करें कि आपको एग्जाम में ये आती है तो इसको आप विजुलाइज कैसे करेंगे? इसको आपने विजुलाइज ऐसे करना है कि इसको आपने विजुलाइज ऐसे करना है कि आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, आपकी ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये IO है, ये आपकी मेन मेमोरी है। ठीक है, और आपका यहाँ पे कहीं पे EEPROM है। ठीक, तो बेसिकली मुझे क्या कह रहा है ये कि लोकेशन 0127, तो यहाँ पे मेन मेमोरी की लोकेशन 0x0127 पे अली स्टोर्ड है 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। अब मुझे बताएं, ये मुझे कौन बताएगा कि मुझे बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
क्या इस जगह पे हमारे पास अली स्टोर होगा? क्या स्टोर होगा इस जगह पे? तो बता सकता है? सर AL स्टोर होगा सिर्फ। क्या स्टोर होगा? AL? यस सर, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स उसके अंदर हमारे पास 16 बिट्स की है, तो 8 बिट के जो है A बेटा और L वो स्टोर हो जाएंगे। आप पहुंच गए, लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं। आप जो याद कर रहे हैं ना, वो आप LPM को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि प्रोग्राम मेमोरी में थी। ठीक है, और प्रोग्राम मेमोरी जो है वो 16 बिट वाइड है। मुझे ये बताएं कि मेन मेमोरी कितने बिट वाइड है? 8 बिट वाइड है, तो कि एक सिंबल एक उसमें होगा। एग्जैक्टली उसके अंदर सिर्फ एक सिंबल होगा, अली नहीं स्टोर होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो यहाँ पे एक सिंबल होगा। ठीक है, 0x0128 के अंदर L पड़ा होगा और 0x0129 में I पड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। और ये गौर करें, ये देखें, अली इज प्रोसीडेड स्टार्टिंग एट लोकेशन। ठीक है, इट्स नॉट एट द लोकेशन, इट्स स्टार्टिंग एट। और इसको हमने क्या करना है कि EEPROM की लोकेशन 0280 पे डालना है। तो EEPROM में मेरे पास लोकेशन है 0x0280 0280। मैंने यहाँ पे इसको स्टोर करना है। ठीक, स्टार्टिंग एट दिस लोकेशन। तो एक्चुअली मैंने कहाँ स्टोर करना है? यहाँ पे स्टोर करना है A। ठीक है, एंड 0x0281 में मैंने L स्टोर करना है, एंड 0x0282 में मैंने I स्टोर करना है। दैट्स द प्रोग्राम दैट आई वांट टू डू। ठीक है, तो गौर करें, सबसे पहले मैंने क्या किया, लोकेशन 00 पे R जंप टू मेन। और ये गौर करें, ये 2C क्या चीज है? तो बता सकते हैं ये 002C क्या है? लोकेशन। हाँ ना बेटा, ये लोकेशन सर डबल ई रेडी, EEPROM रेडी, EEPROM रेडी। EEPROM रेडी वाली लोकेशन। ठीक है, ये वाली नजर आ गया आपको? ये थोड़ा सा मूव कर रहा है, मैं इसको जरा साइड पे करता हूँ ताकि ये, हाँ, इसके साथ ही मूव कर रहा है। ये नजर आया आपको? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। ओ, ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। ये ले, ठीक है, ये नजर आ गया। तो ये 002C जो है वो यहाँ से आया है, EEPROM रेडी, क्योंकि मैं EEPROM पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि आप गौर करें कि ये जो है ये मेरी IVT है, ये मैंने खुद लिखी है, और .org इसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। और ये मेरा EEP पता है क्या चीज है? ये ISR है, R जंप टू EEP, ये मेरा ISR है। ठीक है, तो प्रोग्राम अब देखने क्या कह रहा है कि मैंने लोकेशन 50 पे मेन रख दिया है। तो इसका मतलब है कि मेरा IVT जो है वो 0x0032 तक तो IVT का एरिया था, वो सेफ है। 50 से मेरा मेन स्टार्ट हो रहा है। मैंने स्टैक इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि 3 सेट किया। मैंने एक लूप चलाना है 3 दफा, क्योंकि अली जो है वो 3 लेटर्स है। ठीक है, ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल कर दिया, एड्रेस लोड कर दिया। ये कौन सा एड्रेस है? ये वाला। और यहाँ पे मैंने एड्रेस स्टोर कर दिया, ये वाला। ठीक, तो मेरे X के अंदर जो है मेन मेमोरी का एड्रेस है, मेरे Y के अंदर EEPROM का एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें मैंने एड्रेस लोड कर दिया, सेट बिट EECR 3
EEPROM का इंटरप्ट इनेबल किया। आपको याद है EEPROM में हमारे पास ECR में, अगर मैं एक सेकंड खोल लूँ वो वाली स्लाइड, एक सेकंड है, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था जब मैं पढ़ा रहा था कि मैं भी आपको वो कवर नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी देखता हूँ मेरे पास अगर वो पड़ी हो इंटरप्ट्स वाली। हाँ ये मैं खोल देता हूँ। ये देखें, ये याद है आपको? मैंने इसको उस दिन कवर नहीं किया था, मैंने कहा था जब इंटरप्ट्स पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। ये EERI, तो मैंने क्या किया है कि EEPROM का पर्टिकुलर इंटरप्ट जो है वो इनेबल कर दिया। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है जी, ये कुछ किसी को समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप लोग सारे खामोश बैठे हैं। जी क्लास, खामोशी। ठीक है जी, कमिंग बैक टू दिस थिंग। अच्छा, अब हमने क्या किया है कि मेमोरी से डेटा उठाया, और उसको 817 में डाला। 817 से हमने डेटा रजिस्टर के अंदर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक तरीका है, ये बगैर इंटरप्ट्स के हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। 12 नहीं, इंटरप्ट्स के बगैर नहीं, हमारा ये इन्फिनिट लूप है। हमने क्या किया है कि एक दफ़ा चेक किया, उसके बाद मैंने क्या किया है कि मास्टर राइट इनेबल को और फिर मास्टर प्रोग्राम इनेबल को और प्रोग्राम इनेबल को चला दिया। ठीक है, अब जब मैंने ये काम किया है तो इसके बाद मैं कहाँ चला गया, मेरा अब इस पॉइंट पे मैंने ए को, गौर करें, ए को EEPROM पे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे ए को EEPROM पे लिखना शुरू कर दिया, मेरा प्रोग्राम इधर जंप कर जाता है। अब इमेजिन करें कि मेरा ये प्रोग्राम है, ये कोई काम कर रहा है, ये घर की सफाई कर रहा है। ठीक है, ये जो मेरा ग्रीन पोर्शन है ये चल रहा है, और ए जो है वो EEPROM में राइट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ए की राइट पूरी हो जाएगी, जैसे ही ए का राइट कंप्लीट हो जाएगा, ए EEPROM में ए जो है वो EEPROM के अंदर पहुंच जाएगा, जैसे ही ए EEPROM में पहुंच जाएगा उस वक्त मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट होके कहाँ जाएगा, इस लोकेशन पे। ठीक है, ये लोकेशन इसको क्या कह रही है, R जंप टू EEP। तो मैं क्या करूंगा, जंप करके EEP पे आ जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मेरा ALI ये मैंने लूप 3 दफा चलाना था ना, तो मेरी R16 की वैल्यू जो थी वो 3 थी। अब मैंने R16 को कम किया, डिक्रीमेंट किया, ताकि उसकी वैल्यू 2 हो जाए, तो मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाए अपनी तरफ से। उसके बाद मैंने क्या किया कि जी में वहाँ पे रखा होगा सोफे के पास एक छोटी सी मेज नीचे ऊपर। ठीक है, चले, नाइस टू नो। अच्छा, उसके बाद जो है ये, अब और करेंगे क्या कर रहे हैं, अगर R16 की वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी कि वो A को भी लिख चुका है, L को भी लिख चुका है, I को भी लिख चुका है, तो फिर RTI, वरना क्या करेगा कि, अब गौर करने का, हमने यहाँ पे भी X+ इस्तेमाल किया था। ठीक, तो जब हमने R17 में डेटा लोड किया था, जब मैंने A लोड किया था, तो उस वक्त जो है वो X इज नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स L। ठीक है, और जब मैंने दोबारा यहाँ पे R17 में लोड किया है, तो अब इसके बाद जो है वो X इज नाउ पॉइंटिंग टूवर्ड्स I, इस प्लस की वजह से। अब L जो है वो R17 में आ गया, R17 में डेटा रजिस्टर में डाला, फिर वही याद किया कि मास्टर राइट प्रोग्राम इनेबल इंक्रीमेंट किया YL को। YL क्या है बेसिकली मेरा, और यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया कि इसको भी आगे मूव कर दिया एड्रेस को। इसको मेरा ख्याल है पीछे कहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको मैं कर लूंगा। ठीक है,
अब बेसिकली मैं RTI फर्ज करें कि ये 40 साइकिल्स ले रहा है राइट करने के लिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। तो जब आप राइट स्टार्ट कर देते हैं तो जब RTI करेंगे तो अब ये क्या करेगा, जहां पे इंटरप्ट हुआ था ये जंप करके वापस आ जाएगा और वहां पे अपनी एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट कर देगा। और फिर 40 साइकिल के बाद दोबारा से जब L भी EEPROM के अंदर आ जाएगा, फिर दोबारा इंटरप्ट होगा, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, और जब I के बाद होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आएगी बात आपको नहीं समझ आई? इस प्रोग्राम को आप एक दफा चला के देखें, अगर आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो भी मुझे बताएं। सर हमने A स्ट्रोक आने के लिए x प्लस क्यों किया था? x प्लस इसलिए किया था, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों किया था। ये देखें, हमने लोड किया था सबसे पहले, तो हमने जब क्या था कमांड R17 x प्लस था, तो जब मैंने किया था ना LD R17 x प्लस, तो x में ओरिजिनली क्या पड़ा हुआ था 0127। जब मैंने लोड किया तो R17 के अंदर क्या आ गया, R17 के अंदर जो है वो A का कैरेक्टर आ गया। ठीक है, और जब मैंने x प्लस किया तो x के अंदर अब क्या आ गया 0x0128, तो अब x जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जो मैं जब चक्कर लगा के दोबारा आऊंगा और दोबारा मैं करूंगा ना LD R17 x प्लस, तो फिर R17 के अंदर क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम L आएगा, और x प्लस की वजह से जो है वो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0x0129। ठीक है, फिर जब मैं घूम घुमा के दोबारा आऊंगा तो ये x प्लस क्या करेगा I। ठीक है, तो ये हो रहा है। ये इसको आप इत्मीनान से देख लीजिएगा, आपको मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर देता हूँ, कर दूंगा। ये स्लाइड्स तो मैं आपके साथ शेयर कराता हूँ इमीडिएटली, और आगे आप एक एग्जांपल देखिए, मेरा ख्याल है उस एग्जांपल को देख के आपको काफी उम्मीद है कि अफाका होगा। अगर आप गौर करें कि मेरी ये जो पर्टिकुलर पिन्स है ना दो, अच्छा मैंने पीछे एग्जांपल में आपको कहा था PD3 एंड PD4। ठीक है, तो PD4 नहीं है, ये मैंने गलत कहा था, मेरे ध्यान में PD2 एंड PD3। तो ये देख लें PD2 एंड PD3 जो है वो एक्चुअली INT0 एंड INT1। ठीक है, ये कौन से INT0 INT1 है, ये वाले। ठीक, तो ये बेसिकली PD2, तो ये PD3। ठीक, external interrupt triggers, both external interrupts can be triggered by any logic change। ठीक है, यानी कि हम इसको सेट कर सकते हैं कि 0 से 1 की ट्रांजिशन हो या 1 से 0 की ट्रांजिशन हो, तो ये इवेंट, या फिर खाली 1 से 0 की ट्रांजिशन या खाली 0 से 1 की ट्रांजिशन। तो हमारे पास 3 मोड हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। एनी ट्रांजिशन, 1 से 0 की ट्रांजिशन, 0 से 1 की ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसके स्पेसिफिक रजिस्टर हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए एक्सटर्नल इंटरप्ट रजिस्टर्स हैं। एक आपका कंट्रोल रजिस्टर है, एक मास्क रजिस्टर और एक फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि हम क्या करते हैं। इनफैक्ट मैं पहले फ्लैग रजिस्टर पे जाता हूँ। फ्लैग रजिस्टर जो है वो हम लोग एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो, सॉरी मास्क रजिस्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है मास्क रजिस्टर। तो IEMSK जो है इसको फ्लैग को इग्नोर कर देंगे। EIMSK जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिवेशन के लिए। इसमें ये सारी की सारी जो है वो रिजर्व्ड है, यानी कि दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, तो इफेक्टिवली वी आर ओनली यूजिंग दीज 2 बिट्स। अगर इसकी मैं वैल्यू 1 कर दूंगा तो INT0 एनेबल हो जाएगा, और अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा तो मेरा INT1 एनेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो मैंने इंटरप्ट्स को जो इनेबल करना है वो यहाँ से करना है स्पेसिफिकली। और बाय द वे मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं ये IO रजिस्टर स्पेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इन आउट SBI CBI ये जो है IO रजिस्टर्स के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इनेबल करना है इंटरप्ट 0 को तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा सेट बिट इन EIMS के कॉमा, ये लोकेशन क्या है 0, ये लोकेशन 1 है। अगर मैंने इसको इनेबल करना है तो मैं क्या कर दूंगा 1। ठीक, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये पर्टिकुलर इंटरप्ट जो कि PD3 के साथ एसोसिएटेड है ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये मेरा कंट्रोल रजिस्टर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, और ये भी मेरा, जैसे मैंने कहा ना कि सारे के सारे रजिस्टर जो हैं ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं ये IO रजिस्टर स्पेस के अंदर है। ठीक, तो आप ये देख लें कि अगेन इसमें ये जो है ये इस्तेमाल में नहीं है, मेरे पास ये 4 इस्तेमाल में है, और इनका आप ट्रूथ टेबल देख लें। दिस इज फॉर दी INT 0 और ये है INT 1 के लिए, यानी कि ये PD2 के लिए, ये PD3 पिन PD2 PD3। ठीक, तो ये ट्रूथ टेबल देख लें कि अगर ये 0 0 होगा तो लो लेवल ऑफ INTX जनरेट्स एन इंटरप्ट, 0 1 होगा तो एनी लॉजिक चेंज ऑन INT जनरेट्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट, 1 0 होगा द फॉलिंग एज विल जनरेट एन, ठीक है, 1 1 होगा तो राइजिंग एज विल जनरेट एन इंटरप्ट। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरे पास एक प्रोग्राम है और मैं अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे मेरा बटन लगा हुआ है, ठीक, और मैं चाहता हूँ कि जब बटन, मुझे ये पता है कि जब बटन प्रेस होता है तो ये 1 भेजेगा, और ये मैंने PD3 के साथ लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी ये बटन प्रेस हो तो मैंने कोई पर्टिकुलर काम करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये भी है कि मैं कहूँ कि SBI SREG 7 ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल। उसके बाद मैंने क्या करना था कि मैंने IEMS के इसको इनेबल करना है, तो SBI IMS के 1, SBI EIMS के को, ठीक है, ये ग्लोबल इंटरप्ट कर दिया, ये इनेबल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है कि लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मैंने खाली राइजिंग एज पे कुछ करना है, तो राइजिंग एज पे मैंने कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो 1 करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, आप इसको ये कर दें कि LDI R16, आप 2 दफ़ा SBI भी कर सकते हैं या इस तरह का भी काम कर सकते हैं जो हम करते आए हैं, 1 2 3 ब्रैकेट में और 1 पुश 4, और उसके बाद हम कर दें आउट EICRA R16। तो अगर मैंने ये 3-4 काम किए हैं तो मेरा अब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्ट इनेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है,
इंटरप्ट 1 को इनेबल किया ना मैंने, ये वाला। तो मैंने मेक श्योर करना है कि जो मेरा प्रोग्राम होगा वो उसकी .org 0x0000 पे rjump मेन और .org 0x0004 rjump। अब इसका नाम कुछ भी लग सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा इसका नाम क्या है। तो ये नाम जो है ये उसूली तौर पे कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि बटन प्रेस्ड और फिर मेरा किसी जगह पे बटन प्रेस्ड के नाम से ISR होगा, जहां पे मैं कोड लिखूंगा और आखिर में मैं RETI कर दूंगा। ठीक है, समझ आ रही है? फॉलो कर रहे हैं कि सो रहे हैं? जाम यस सर, आ रही है समझ। ठीक है, सरोश रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सरोश आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, कुछ समझ पहले से बेहतर समझ आ रही है कि नहीं? सर काफी बेहतर समझ आ रही है सर। पहले भी असल में ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो वो आप आइडिया है। मैं सर कश्मीर वाली साइड का हूँ, यहाँ पे तो सिग्नल्स का बहुत ज्यादा इशू होता है। मैं तो ठीक है, ज्यादा इसको दोबारा, तो मकसद मेरा यही था कि इस दफा मैं बहुत बेहतर तरीके से ऑन कैंपस वाले इसमें पढ़ूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा फोकस डिमांड करता है। ठीक है। चले, मैं एक तो ये कर रहा हूँ ना कि आई एम पुटिंग देम ऑन यूट्यूब, तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू आपने पता ना एंड्रॉइड आप देखते रहें अपनी पेज पे। ठीक है, होपफुली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ये देखिए, ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें बी को एज इनपुट सेट किया PD2 को, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि ये वाली ऑप्शन चूज किया, ये वाली एनी लॉजिक चेंज, ठीक है। ठीक है, सेट इंट 0 टू एनी लॉजिक चेंज। IMS के जो है वो इनेबल कर दिया इंटरप्ट को, ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल कर दिया। अब ये मेरा प्रोग्राम है चल रहा है और इसकी जो ISR है वो ये है, और आप गौर करें कि नाम VECT और जो भी मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे करें। मेरे ख्याल आज के लिए ये इतना काफी। विल स्टॉप, आई विल अपलोड द वीडियो, आप इसको देखें, डिस्कस नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सॉरी, मुझे बताइए सवाल अपना रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। सर इंट मेन के अंदर जो पहली लाइन है, पहली लाइन में एक सेकंड, DDD2, ये वाली, ये लाइन आपको मेरा माउस नजर आ रहा है? एक सेकंड, मैं दोबारा मार्कर ले लेता हूँ। हाँ जी बताइएगा बेटा, ये लाइन सर उन्होंने DDD2 लिखा ये है। लाइन आई कैंट सी योर माउस जी। अच्छा, यहाँ पे क्या मसला है? DDR अच्छा, ये बेसिकली पता है क्या है, मैं आपको चीज बताता हूँ। ये कांस्टेंट है, दिस इज प्रोबब्ली व्हाट आई विल नॉट यूज, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ, दिस इज प्रोबब्ली अ टाइप मिस्टेक, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये पिन D2, ये इट्स नॉट इवन अ गुड। मैं इसको चेक, हम PD2 को करना चाह रहे हैं ना, तो लेट इट बी कि मैं ये कहूँ कि इक्वल टू
क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू बी अ वैल्यू ना, दिस इज अ कांस्टेंट, तो PD2 जो है दिस इज गोइंग टू बी, और इसके ये होगा और इक्वल टू 1 शिफ्ट 2, ठीक है। तो इनको आप रिप्लेस कर दें with the value 2 and with the value 2. Why? Because if this is my pin B, ये लोकेशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको मैं बेसिक सॉरी ये मेरा DDRD है, DDRD, इसको मैं इसको, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अचीव, और फिर मैं इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग 4D है, मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि उसकी जो वैल्यू है 4D की वो 1 हो, ताकि वो इनेबल्ड हो बाय द वे बाय डिफॉल्ट, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। आंसर क्वेश्चन, मैं इसको देख लेता हूँ कि DDD 2 है वाला टाइप है, बाकी कोई सवाल नहीं है इसके अलावा। डज दैट आंसर क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके अलावा कोई सवाल अगर हो किसी का, एनी अदर क्वेश्चंस besides? ठीक है, चले, अच्छी बात है, किसी के कोई सवाल नहीं है तो Excuse me, sir. आज के लिए फिर हम